इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक लेडी का फ्यूनरल दिखाते हुए, जहां उसकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी थी। उस लेडी के परिवार वाले वहां पर जमा हुए होते हैं और फ्यूनरल में मदद करते हैं। सभी लोग इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी थे कि उनकी बच्ची इतनी कम उम्र में मारी गई। उसकी शादी हुए तो सिर्फ 1 साल ही हुआ था। अब हमें एरिक नाम का वही आदमी दिखाया जाता है जिसे कुछ दिनों से विजन्स आ रहे थे। उन विजन्स के अंदर वो बहुत ही खौफनाक चीजें और काले साए को देखता है। इनफैक्ट हमें पता चला कि एरिक भी उस लेडी के फ्यूनरल में शामिल है और वो भी उस जगह पर खड़े होकर बाकियों के साथ प्रे कर रहा है। अचानक अब एरिक को पीछे से कुछ आवाजें आने लगी। वो जब पीछे मुड़ कर देखने लगा तो वहाँ पर एक काला साया मौजूद था। वो काला साया लगातार एरिक को देखकर घूरता जाता है। अब तो हमें पता चलने लगा कि उस मरी हुई लेडी का जो ग्रेव था वो भी हिलने लगा होता है, यानी उसके अंदर जो उसकी डेड बॉडी थी वो किसी रीजन की वजह से जिंदा हो चुकी है। अब ये बहुत ही ज्यादा स्कैरी चीजें थी जिसे देखकर एरिक इतना डर गया कि वो जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि ये सारी चीजें एरिक का एक सपना था। वो तो अभी अभी उन सारे डरावने सपनों से डर कर उठ रहा होता है। हमें अब शॉकिंग बात ये पता चलती है कि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि एरिक की वाइफ थी और वो एक कार दुर्घटना में हाल ही में मारी गई है। एरिक को अपने वाइफ के मरने के बाद इसी तरीके के डरावने सपने आया करते। अचानक जब वो अपने घर के ड्रॉर में देखता है तो उसे एक छोटा सा हाथ दिखाई दिया। ये बहुत ही डरावना था, इसीलिए एरिक वहां जाकर देखने लगा। लेकिन उस जगह पर एक फोटो के अलावा और कुछ नहीं होता। ये फोटो उस छोटे से बच्चे की थी जो एरिक के वाइफ के पेट में होता है, यानी लिटरली वो प्रेग्नेंट थी और प्रेग्नेंट के दौरान ही वो कार एक्सीडेंट में जाकर मारी गई। एरिक इससे बहुत ज्यादा दुखी था और कैसे कंट्रोल करता है सिर्फ उसे ही रियलाइजेशन है। लेकिन एरिक को अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ना ही होगा। अब यहाँ एरिक ने एक न्यूज़पेपर में एक जॉब ओपनिंग देखी। ये जॉब ओपनिंग पास ही वाले आइलैंड पर मौजूद थी जहाँ किसी को शेफर्ड चाहिए था, यानी वो इंसान जो भेड़ बकरियों को अच्छी तरीके से देख रेख कर सके। एरिक को इन चीजों में काफी इंटरेस्ट होता है, इसीलिए वो ट्राई करने लगा कि वो उस जगह पर जाकर इस जॉब को एक्वायर कर ले। बट उसे रियलाइजेशन नहीं था कि उस आइलैंड पर जाना कितना खतरनाक हो जाएगा। उसकी पूरी जिंदगी एक लूप में फंस जाएगी। अब एरिक सारे सामान इकट्ठा करके अपनी कार में बैठकर निकल पड़ता है उस आइलैंड की तरफ। लेकिन रास्ते में उसकी मदर का भी घर आता था, इसीलिए वो वहां जाने से पहले अपनी मदर से मिलने का ट्राई करता है। एरिक थोड़ी ही देर में वहां पर बेल रिंग करने लगा जिसके सामने अब उसकी मदर आती है। एरिक बहुत ज्यादा अकेला हो चुका था, इसीलिए उसे अपने मदर का सपोर्ट चाहिए। लेकिन एरिक की मदर तो उस पर बहुत गुस्सा थी। वो ये कहने लगी कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे फादर मारे गए। दरअसल बात ये थी कि एरिक ने जब शादी की तो उसने अपने मॉम डैड को उसी हालत पर छोड़ दिया और इस सदमे को एरिक के फादर बर्दाश्त नहीं कर पाए। एरिक इससे पहले अपने मॉम एंड डैड से कभी नहीं मिलने आया था, लेकिन अब उसकी मदर को पता है कि उसकी वाइफ मर चुकी है, तो एरिक अल्टीमेटली पूरा अकेला हो चुका है और इस अकेलेपन में वो चाहता है कि उसकी मदर वापस आ जाए, जो कि कभी नहीं होगा। एरिक भी इन बातों को समझ चुका था कि उसकी मदर उसे अब बिल्कुल इंटरटेन नहीं करने वाली, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होकर निकल पड़ता है उस दूसरे आइलैंड की तरफ। एरिक को अब किसी भी तरीके से काम करके थोड़े पैसे कमाने थे। उसे दूसरी आइलैंड तक पहुंचने के लिए नदी वाला रास्ता पार करना होगा, इसीलिए अब वो एक फिशरमैन की मदद लेता है उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए। ट्रैवल करते हुए फिशरमैन समझ गया था कि एरिक को छुपा रहा है, वो किसी चीज से भाग रहा है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। लेकिन एरिक ने उन सारी सीक्रेट बातों को रिवील नहीं किया। वो सिंपली ये कहने लगा कि मैं जॉब के लिए दूसरे आइलैंड पर जा रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। फिशरमैन एरिक को समझाता है कि वो दूसरा आइलैंड जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। फिर भी एरिक को वहाँ काम करने तो जाना ही था, इसीलिए फिशरमैन उसे वहाँ जाकर छोड़ देता है। जाते जाते फिशरमैन ने एरिक को एक डायरी दी और कहा कि तुम अपने सारे एक्सपीरियंसेस इसके अंदर लिख देना, इन चीजों से लोगों को जानने में काफी मदद मिलेगी। और तो और फिशरमैन ने ये कहा कि रात के समय थोड़ा संभल कर रहना। एरिक इन चीजों को इग्नोर करता हुआ सीधा घर के पास चला जाता है जहाँ उसे जॉब मिलेगी। उसे सारे काम समझा दिए गए थे और वो अगले दिन से ही सारे भेड़ बकरियों को अच्छी तरीके से देखरेख करने लगा। सामने वाला एक घर में ही उसके रहने का इंतजाम किया गया था। बट प्रॉब्लम ये होती है कि उस घर के अंदर जरा भी सुविधाएं नहीं थी। वहाँ ना तो पानी आ रहा था और ना ही साफ सफाई की गई थी, यानी शुरुआती समय में एरिक को एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। एरिक को बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी होती है, इसीलिए वो बाहर की तरफ पानी भरने के लिए आ गया। उस जगह की थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ा सा लाइट हाउस भी मौजूद था। फिलहाल के लिए एरिक वहाँ मौजूद एक साफ पानी को भरने लगता है ताकि वो अपनी प्यास बुझा सके। बट रास्ते में उसने पत्थरों के ऊपर कुछ निशान सा बना हुआ देखा। ये निशान क्या डिक्टेट करता है अभी तो उसे नहीं पता, लेकिन आगे चलकर यही सारी चीजें उसकी जान लेने के पीछे पड़ जाएंगी। एरिक किसी भी तरीके से पानी भरने लगा और अचानक उसे एक नेकलेस मिलता है। इस पेंडेंट के अंदर एक रिंग भी मौजूद थी जो
पता नहीं किसकी है। फिलहाल के लिए एरिक ने उस रिंग और पेंडेंट को अपने पास ही रख लिया और वापस जाने लगा अपने घर के अंदर। उस घर में तो एक टेलीफोन भी था जिसका नेटवर्क कभी पकड़ता ही नहीं। साथ ही साथ ऐसी भी बहुत सारी बेकार चीजें थी जो काम नहीं करती हैं। एरिक सबसे पहले वहां मौजूद एक घड़ी को साफ करके ऊपर लगा देता है और वहां मिले हुए नेकलेस को बड़ी बारीकी से देखने लगता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये बहुत ही ज्यादा पुराना लग रहा था। एरिक को एक छोटा सा बुक शेल्फ भी दिखाया गया जिससे वो निकाल कर पढ़ने लगा। ये सारे बुक्स उसी जैसे लग रहे थे जो कि फिशरमैन ने उससे दिए होते हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि सारे बुक्स एकदम से भरे हुए होते हैं, यानी जो लोग यहाँ पर काम करने के लिए आए थे उन्होंने इस बुक के अंदर अपने एक्सपीरियंस को लिखा होगा। अब एरिक उनमें से एक बुक उठा लेता है और पढ़ने लगता है। बुक के अंदर कुछ अजीब से चित्र बने हुए थे। इस आइलैंड के बारे में उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड की गई होती हैं जिससे कि वो बैठकर पढ़ने लगा। अगले दिन एरिक ने ये भी नोटिस किया कि उसका डॉग बार बार लाइट हाउस की तरफ घूरता ही जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि उसने वहां पर कुछ देखा होगा। एरिक हमेशा की तरह अपना काम करता और जाकर उन शिप्स का अच्छी तरीके से ख्याल रखता। उन्हें खाना खिलाना, उनके बाल निकालना या फिर उनकी देख रेख करना, सारी चीजें एरिक को अच्छी तरीके से आ गई थी। अब यहाँ रात का समय था और एरिक को फर्स्ट फ्लोर पर जाना होता है क्योंकि वहीं पर उसे सोना था। लेकिन एरिक को हाइट से बहुत डर लगता था। वो तो सीढ़ियों पर भी चढ़ने के लिए काफी घबराता है, बट किसी भी तरीके से एरिक वहां पर चला गया और बेड पर जाकर लेट जाता है। बाहर की तरफ मौसम पूरी तरीके से खराब हो गया था और बारिश भी हो रही थी। एरिक ने अपने डॉग का भी बिहेवियर नोटिस किया कि वो एक कमरे की तरफ लगातार देखता ही जा रहा है। फिलहाल एरिक अपने पूरे काम से बहुत ज्यादा थक गया था, इसीलिए उसे नींद आ गई। वो सपने में अपनी मरी हुई वाइफ की विजन देख रहा था और उसे वही सपने आया करते थे। एरिक की वाइफ एक बीच किनारे मौजूद होती है और अचानक उसे कार एक्सीडेंट की आवाज सुनाई दी। यानी एरिक उस एक्सीडेंट के सीन को विजुअलाइज कर रहा है जिससे कि उसकी वाइफ की मृत्यु हुई। वो मोमेंट उसके लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होगा। अब सोकर उठने के बाद जब एरिक किचन में आता है तो वहाँ एक ग्लास रखा गया था जिसमें हॉट वाटर होता है। अब ये चीज किसने की ये एरिक को नहीं समझता, क्योंकि इस जगह पर तो वो सिर्फ अकेला ही रहता है। चौंकाने वाली बात थी कि ये कप उसकी वाइफ का फेवरेट कप था और उसके ऊपर तो लिपस्टिक के निशान भी लगे हुए थे। एरिक इन चीजों को ज्यादा सीरियस ना लेते हुए यही सोचता है कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, इसीलिए उसे ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। उसने अपना मुंह धोया और सीधा चल पड़ा अपने काम के लिए। वो भेड़ों की बहुत अच्छी तरीके से केयर कर रहा था, बट उसे क्या पता कि कुछ ही समय में सभी की जान खतरे में पड़ने वाली है। अचानक पहाड़ों की तेजी से किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। ये इतनी ज्यादा तेज होती है कि सारी भेड़ बकरियां यहाँ से भागने लगी। एरिक तो एकदम गुस्से में पूछने लगता है कि वहाँ पर कौन है। वहाँ पर जितनी भी भीड़ मौजूद थी वो एरिक को घूरने लगी होती हैं। ऐसा लग रहा था कि उन जानवरों को एरिक के अंदर कोई तो दिखाई दे रहा है। एरिक फिलहाल अपने डॉग के साथ घर के अंदर चला जाता है। उसे अभी भी वो कब दिखाई दे रहा था तो उसने तुरंत ही उठाया और उसे फोड़कर फेंक दिया। वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ के साथ जितनी भी चीजें जुड़ी हो उसके पास रहे। ये सारे खतरनाक विजन्स उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। थोड़े समय के बाद जब एरिक अपने डॉग के साथ बाहर आता है तो उसने देखा कि वही फिशरमैन लाइट हाउस के अंदर जा रहा है। इन चीजों का पता लगाने के लिए एरिक अब उसके क्लोज जाने लगा तो पता चला कि अगले ही मोमेंट में फिशरमैन उस लाइट हाउस से बाहर निकलकर वहां से दूर चला गया है। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, इसीलिए एरिक उसे पकड़ नहीं पाया। बट अब उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी जागने लगी कि इस ओल्ड लाइट हाउस के अंदर मौजूद क्या है। वो तो अब डॉग के साथ सीधा लाइट हाउस के एकदम पास पहुंच गया और वहां का दरवाजा ओपन करता है, लेकिन वो दरवाजा ऑब्वियसली लॉक था जिसे कि उस फिशरमैन ने ही बंद किया होगा। अब एरिक जब अपनी नजर घुमाता है तो उसे जमीन पर किसी जानवर की हड्डियां मिली थी। वो पूरा का पूरा स्केलेटन होता है, जैसे कि उस जानवर की बॉडी से पूरी चमड़ी निकाल ली गई हो। एरिक ये देखकर काफी चौंक गया क्योंकि इतनी बारीकी से जानवरों को मारना बहुत मुश्किल होता है। उसे तो अब अजीब तरीके की घुटन महसूस होने लगी थी तो वो वापस अपने डॉग के साथ घर पर आ गए। शायद फिशरमैन जिस चीज की बात कर रहा था वो डार्क एनर्जी अपना अपीयरेंस देने वाली है। एरिक जब यहाँ रात के समय घर के अंदर पहुंचता है तो वो ऊपर जाने में काफी स्ट्रगल कर रहा था। एरिक किसी भी तरीके से सीढ़ियां ऊपर से चढ़ता जाता है और अपने बेड पर पहुंचता है। एरिक को पता नहीं क्यों बार बार अपनी वाइफ के विजन्स आ रहे थे, जैसे कि वो उसे अपने पास बुला रही है। उसकी वाइफ से मरने के बाद से ही ये सारी चीजें स्टार्ट हुई हैं। कभी वो अपनी वाइफ को अकेला देखता या फिर उसके साथ किसी और पर्सन को, लेकिन वो पर्सन एरिक नहीं होता बल्कि कोई और होता है। इससे एरिक को कहीं ना कहीं लगने लगा कि शायद उसकी वाइफ उसके ऊपर चीट कर रही थी और वो जो उसके पेट में बच्चा था वो उसका नहीं बल्कि उसी दूसरे पर्सन का होता है। एरिक का दिमाग इतना ज्यादा खराब होने लगा कि वो उस बुक को उठाता है और अपने दिमाग में चल रही सारी चीजों को उस पर लिखने लगता है। ये सेम टू सेम वैसी ही थी जैसे बाकियों ने उस किताब में लिखी होती हैं। और ये प्रॉब्लम शायद सिर्फ एरिक को नहीं बल्कि बाकियों को भी हुई होगी।
ये आइलैंड ही उसके दिमाग पर इस तरीके से खेल खेल रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। एरिक को तो अब अलमीरा में से कुछ आवाज आने लगी जो धीरे धीरे ओपन हो रहा था। वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो तुरंत ही सो गया। वो थोड़ा सा आराम कर ही रहा था तभी उसे फिर एक विजन आता है। उस विजन के अंदर वो टेलीपोर्ट हो चुका था एक बहुत ही डेंस फॉरेस्ट के अंदर। थोड़ी दूरी पर ही उसे अपनी वाइफ दिखाई जाती है जो कि रेड ड्रेस पहनी हुई थी। बट जैसे ही एरिक ने दूसरी तरफ नजर घुमाई तो वहां पर एक काला साया होता है। ये काला साया धीरे धीरे एरिक की तरफ बढ़ रहा था। एरिक इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो तुरंत ही भागने लगा। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो काला साया ठीक उसके सामने आ गया। यानी वो ट्रेवल बहुत ही स्पीड से करता है। वो काली परछाई एक बहुत ही डरावनी आवाज निकाल रही थी जिससे कि एरिक एकदम से पैनिक होने लगा। एरिक तो डर के मारे तुरंत उठ जाता है और पता चला कि ये तो एक सपना था। वो एक मोमेंट पर बहुत ज्यादा डर गया होता है। अब जब यहाँ पर एरिक उठकर अपने किचन में जा रहा था तो उसने नोटिस किया कि वहाँ पर उसकी मदर आ चुकी है और उसकी मदर उसके घर का सारा काम कर रही है। एरिक तो अपनी मदर से पूछता है कि आप यहाँ पहुंची कैसे और आपको यहाँ का एड्रेस किसने बताया। तब जाकर एरिक की मदर इतना बताने लगी कि ये पूरी दुनिया बहुत छोटी है, हम जिसे चाहते हैं उसे बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं अगर प्यार हो। लेकिन एरिक की मदर एरिक से बहुत ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि एरिक उन सभी को बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में छोड़कर चला गया था। एरिक की मदर तो ये भी मानती है कि उस कंडीशन में ही उसके हस्बैंड की जान गई। बट इसके बावजूद भी एरिक उनके साथ रहने के लिए नहीं आया। उसने हम सभी के बदले अपनी वाइफ को ही चुना। यहाँ जाकर एरिक को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था, इसीलिए वो अपनी मदर को जाकर कन्फ्रंट करता है। उसकी मदर एरिक के पास नहीं आना चाहती थी बट एरिक ने गले लगा लिया, इससे शायद वो पिघल जाती हैं। एरिक जब उनसे अच्छी तरीके से बात करता है तो उसकी मदर सिर्फ इतना चाहती थी कि वो अपने आगे की जिंदगी अपने बेटे के साथ गुजारे, ना कि एकदम अकेले रहकर। एरिक को भी कहीं न कहीं लगने लगा था उसकी वाइफ के जाने के बाद कि उसे अपनी मॉम के साथ रहना ही है। कितने दिनों के बाद उसने अपनी मदर के हाथ का बना हुआ खाना खाया था। इससे वो एकदम खुश हो जाता है और सोचता है कि वो ये जॉब छोड़कर अपनी मदर के साथ चला जाएगा। लेकिन अचानक एरिक की मदर उसकी वाइफ के बारे में बहुत सारी गलत बातें बोलने लगी थी। वो ये सब कहती है कि तुम्हारी वाइफ धोखेबाज थी, वो तुम्हें धोखा दे रही होती है किसी दूसरे पर्सन के साथ। अब एरिक इन चीजों को काफी गौर से सुनने लगा क्योंकि उसने ये विजन्स पहले से ही देख रखे थे। थोड़ी ही देर के अंदर एरिक की मदर की आवाज एकदम से भारी होने लगी और वो एकदम वियर्ड एक्ट करती है। यहाँ तक कि वो जब यूटेंसिल्स वॉश कर रही थी तो उन्होंने एक नाइफ से अपने हाथ को डैमेज करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ एरिक की मदर ये कहने लगी होती है कि तुम्हारी वाइफ के पेट में जो बच्चा था वो डेविल का होता है, उसने डेविल के साथ मिलकर तुम्हें चीट किया है। एरिक की मदर वही नुकीला चाकू लेकर एरिक के पास बढ़ने लगी और एरिक काफी डरता रहता है। वो तो एरिक को मारने की कोशिश कर रही होती है। इस मोमेंट पर एरिक ने अपनी मदर की जगह पर एक खतरनाक एंटिटी को देखा। वो बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी जो सिर्फ यहाँ पर एरिक की जान लेने के लिए आई होती है। एरिक तो चिल्लाते ही रह गया लेकिन कोई फायदा नहीं था और अगले ही मोमेंट में पता चला कि वो अभी भी सपना देख रहा है। यानी जब से वो फॉरेस्ट में था और तब से लेकर अब तक वो सपना ही देख रहा था। ये सारे विजन्स किस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं एरिक को बिल्कुल अंदाजा नहीं। अब इतने डरावने सपने देखकर सो के उठने के बाद वो नोटिस करता है कि उसका डॉग गायब हो चुका है। वो हर जगह अपने डॉग को आवाज लगाने लगा लेकिन उसका रिस्पांस नहीं मिलता। अब वहाँ पर जो टेलीफोन जिसका नेटवर्क अभी तक नहीं मिला होता है वो रिंग होने लगा। एरिक तुरंत ही जाकर उसे पिक करता है और बात करने लगता है। पता चला कि दूसरी तरफ तो वो फिशरमैन मौजूद है। एरिक सबसे पहले फिशरमैन से यहाँ के बारे में सच्चाई पूछने लगा। वो फिशरमैन तो एरिक को सिर्फ इतना बोलता है कि अब वो अनजान चीजों की शुरुआत हो चुकी है, उसने तुम्हें देख लिया है और वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए तुम्हारा एक ही काम है कि तुम अपने सारे एक्सपीरियंसेस उस डायरी में लिख दो। एरिक अब काफी डरने लगा क्योंकि उसका डॉग भी गायब हो चुका था और इतने सारे उसे विजन्स आ रहे थे। उसने तुरंत ही वो टेलीफोन नीचे रखा और अपने आप को फेस पे मारने लगा। यानी कि एरिक को अभी भी लग रहा था कि वो सपना ही देख रहा है, लेकिन ये कोई सपना नहीं था, ये हकीकत थी और रियलिटी में उसका डॉग गायब हो चुका है। एरिक तो एकदम परेशान होकर बाहर की तरफ चला गया अपने डॉग को आवाज देने के लिए। एरिक ने तो चारों तरफ देख लिया लेकिन उसका डॉग कहीं भी नहीं मिल रहा था। अब तो बहुत सारी फॉग भी आने लगी जिसमें कि जब वो आगे बढ़ता है तो वही मिस्टीरियस ब्लैक एंटिटी उसके सामने आ चुकी थी। एरिक को अब इतना ज्यादा गुस्सा आने लगा कि वो उससे दूर भागने के बजाय उसके पास जाता है पकड़ने के लिए। बट जब तक वो वहां पहुंचता तब तक वो ब्लैक एंटिटी गायब हो चुकी थी। एरिक एकदम पागलों की तरह हंसने लगा क्योंकि वो इन चीजों से परेशान हो चुका होता है। ये सारे विजन्स उसके समझ के एकदम परे थे। अब अचानक एरिक को उस जगह पर एक बड़ी सी शिप दिखाई देती है। ये शिप किसी बड़ी बड़ी चीजों को ट्रांसपोर्ट किया करती थी एक जगह से दूसरी जगह पर, और अब एरिक उसी शिप के अंदर चला गया कुछ चीजों के बारे में पता करने के लिए। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है तो वहां उसे एक की मिली। ये की उठाकर वो जैसे ही देख रहा था तो हमें उसके पीछे से ब्लैक एंटिटी दिखाई देती है। वो धीरे धीरे आवाज करते हुए एरिक के पास बढ़ती है।
एरिक भी इस चीज को समझ चुका था, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ता बल्कि अब तेजी से आगे बढ़ने लगता है। उसे लग रहा था कि अगर वो जितना इस एंटिटी को देखेगा उतना ही इसके वश में हो जाएगा। किसी भी तरीके से एरिक वहां से निकलकर अपने कॉटेज के अंदर आ जाता है। अब एरिक एकदम से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसके दिमाग में उसकी वाइफ के साथ साथ उसके मरे हुए बच्चे के भी विजन्स आ रहे होते हैं। वो तो चाकू लेकर बैठ गया कि अगर कोई उसके ऊपर हमला करेगा तो वो भी पलटवार कर सकता है। अचानक अब एक अलमीरा में से किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। एरिक धीरे धीरे अब उठता है और उस अलमीरा के पास जाकर खोल कर देखता है, लेकिन उस जगह पर तो एक छोटी सी चिड़िया थी जो इस तरीके की आवाज निकाल रही होती है। यहाँ से हमें पता चल रहा था कि एरिक का दिमागी संतुलन एकदम से खराब हो चुका है। अब यहाँ रात के समय एरिक ने डिसाइड किया कि उसे जो भी विजन्स और जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो उस डायरी के अंदर सभी चीजें मेंशन करेगा। अब सुबह होने पर एरिक तुरंत ही उस पहाड़ की चोटी पर चला गया शिप को वापस से देखने के लिए, लेकिन शॉकिंग बात तो ये थी कि बड़ी सी शिप वहां से गायब हो चुकी होती है। इन चीजों की वजह से तो अब एरिक का दिमाग और ज्यादा खराब होने लगा। वापस आने के बाद एरिक जब उन बुक्स को लिख रहा था तो इसके लिए उसने बाकी मौजूद बुक्स का रेफरेंस लेने का डिसाइड किया। वो जैसे ही दूसरी बुक उठाता है तो उसके अंदर वही ब्लैक फिगर यानी कि एंटिटी की मौजूदगी दिखाई गई थी और श्रापित आत्मा का नाम बुक के अंदर द व्रेक लिखा गया था। एरिक ने जो जो चीजें एक्सपीरियंस की थी वो सब उन बुक्स में लिखा होता है। नेक्स्ट पेज पर तो वो सिंबल भी था जो उसने नदी के किनारे देखा था और साथ ही साथ वहाँ एरिक के डॉग का चित्र भी होता है जो फाइंड मी बोल रहा था। इन चीजों की वजह से एरिक काफी शॉक हो जाता है और उस बुक को दूर फेंक देता है। उसे ये नहीं समझ रहा था कि उसकी वाइफ के मरने के बाद वो क्यों ये सारी चीजें झेल रहा है। उसकी तो इसमें कोई भी गलती नहीं है। एरिक जब उस पेंडेंट को नोटिस करता है और उस रिंग को ध्यान से देखने लगता है तो पता चला कि ये तो उसकी ही रिंग है। दरअसल एरिक ने अपने वाइफ के मरने के बाद ये रिंग दूर कहीं नदी में फेंक दी थी, बट वही रिंग उसे वापस मिल चुकी है किसी रीजन की वजह से। अब अचानक वापस से टेलीफोन रिंग होता है जिसे कि एरिक उठाने के लिए चला गया। दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि फिशरमैन ही था। वो फिशरमैन कहता है कि तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का जवाब मेरे पास है और मैं ही हूँ जो ये सब कुछ सॉल्व कर सकता है। फिशरमैन ने एरिक को ये कहा कि सिर्फ तुम्हें मुझे सच्चाई बतानी है, मैं वो सारी चीजें ठीक कर दूंगा जिससे तुम परेशान हो रहे हो। एरिक इस समय काफी लाचार हो चुका था, इसीलिए जैसा फिशरमैन कहता है वो वैसा ही करने लगा। फिशरमैन के पूछने पर एरिक अब उस मोमेंट की बातें बताने लगा जब वो अपनी वाइफ के साथ ड्राइविंग कर रहा था। यानी एरिक भी कार एक्सीडेंट के टाइम पर अपनी वाइफ के साथ मौजूद होता है। उसे कुछ भी होश नहीं होता और उसके और वाइफ के बीच में काफी डिस्कशन हो रही थी। उस हीटेड आर्गुमेंट के बीच वो अपनी कार चलाता जाता है। अब अचानक एरिक का बैलेंस एकदम से बिगड़ जाता है और वो सीधा अपनी वाइफ के साथ नीचे गिर गया। इस पूरे प्रोसेस में एरिक तो बच जाता है, लेकिन उसकी वाइफ डूबने की वजह से मर चुकी थी। एरिक की वाइफ के साथ उसका बच्चा भी मर गया, लेकिन एरिक फिशरमैन को ये समझाता है कि उस पूरे प्रोसेस में उसकी कोई गलती नहीं थी। उसे तो अपनी वाइफ को बचाने का कोई मौका ही नहीं मिला। अगर वो इस पूरे प्रोसेस में इनोसेंट है तो ये चीजें उसके साथ क्यों हो रही हैं उसे नहीं समझ रहा था। लेकिन फिशरमैन अभी भी कह रहा होता है कि तुमने मुझे पूरी बात नहीं बताई, तुम एक्चुअल बात जब तक नहीं बताओगे तब तक ये श्राप तुम पर से हटेगा नहीं। अब हमें उस पूरे आइलैंड पर सिर्फ एरिक अकेला दिखाई देता है, जैसे लग रहा था कि कोई चीज उसे रोक रही है जो उसे बाहर जाने नहीं देगी। तब जाकर एरिक ने अपने घर के अंदर मौजूद वो चाबी ली और लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगा। उसने तुरंत ही लाइट हाउस का दरवाजा ओपन कर दिया। वो टॉप पर जाकर उस लाइट को ऑन कर देता है जिससे कि ये चीजें फिशरमैन ने दूर से देख ली थी। अब जब एरिक वापस नीचे की तरफ आता है तो वो शॉक हो गया, क्योंकि जितनी भी शिप वहां पर मौजूद थी उन्हें काट कर लटका दिया गया था। ये चीजें इतनी ज्यादा डरावनी लगती हैं कि एरिक उनके बीच में से गुजरता हुआ ये देख रहा था कि उसके डॉग को भी उसी तरीके से मार कर लटकाया गया। एरिक एकदम घबराते हुए घर के अंदर भाग कर चला आया। एरिक के मन से तो उसके वाइफ और उसके बच्चों की यादें आती ही जा रही थी, जैसे कि वो एरिक को ही ब्लेम कर रहे थे कि उसकी वजह से ही उसकी वाइफ की मौत हुई। अब एरिक जब विंडो से देख रहा होता है तो वही ब्लैक एंटिटी पीछे से आ गई। एरिक को ये बात पता थी, लेकिन वो पूरी तरीके से तैयार होता है और उसने चारों तरफ गैसोलीन फैला दिया था। उसने हाथ में लाइटर लिया होता है और जब वो ब्लैक एंटिटी अपना चेहरा दिखाती है तो पता चला कि ये तो उसकी वाइफ ही है। उसकी आंखें पूरी तरीके से वाइट हो चुकी थी और वो उससे सच्चाई पूछती है, बट एरिक इतना ज्यादा डर गया कि उसने वहां पर आग लगा दी और उसे जलाकर भस्म कर दिया। यहाँ तक कि उसका वो पूरा घर भी जलने लगता है। एरिक तुरंत ही बाहर निकलता है और पानी में कूदकर वहां से नाव की तरफ जाने लगा, लेकिन इतना कोशिश करने के बावजूद भी वो पानी में डूबने लगता है। एरिक को ऐसा फील हो रहा था कि नीचे से कोई उसे खींच रहा है और थोड़े समय के अंदर वो बेहोश भी हो गया। कुछ घंटों के बाद एरिक किनारे पर आ जाता है, जिसे कुछ लोग रेस्क्यू करके एक जगह पर लेकर जाते हैं। एरिक को पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए साथ में रखा गया था, जिससे कि सच्चाई पूछी जा रही थी कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे। इस मोमेंट पर एरिक उसे एक्सीडेंट वाली बात को याद कर रहा होता है। सारी चीजें एकदम सेम थी कि कैसे एरिक एकदम ड्रंक होकर ड्राइव कर रहा था।
लेकिन उसने ये सच्चाई नहीं बताई होती कि जब वो डिसबैलेंस हुआ तो वो कोने पर जाकर रुक गया होता है, और ऊंचाई से तो ऑब्वियसली एरिक को डर लगता था, तो उसने अपनी वाइफ को गुस्से में वहीं पर छोड़ दिया और चला गया। इससे वो कार जो कि एक कोने पर लटकी हुई थी वो नीचे गिर जाती है और एरिक की वाइफ और उसके बच्चे दोनों ही मर गए थे। एक तरीके से देखा जाए तो पूरी गलती एरिक के नासमझी की वजह से हुई है और उसने ये सच्चाई पहले नहीं बताई। इसी वजह से वो उस खतरनाक श्राप से मुक्त नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब हमें पता चला कि उस आइलैंड पर मौजूद फिशरमैन ने उसकी मदर को मार दिया है। साथ ही साथ वो किताब भी पुलिस ऑफिसर्स को भेज दी गई है, जिससे ये पता चल रहा था कि एरिक कितना बड़ा गुनहगार है। यानी एरिक ने जो काम किए हैं उसका अंत बहुत ही दर्दनाक तरीके से होने वाला है। हमारी भी कहानी इसी तरीके से अब यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।